क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कोई भी काबिल ऑफिसर नहीं है जिस ऑफिसर को जेएनके बोर्ड ऑफ स्कूल जेएनके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी दी जा सके? क्या जम्मू कश्मीर में कोई भी लायक ऑफिसर या प्रोफेसर मौजूद नहीं है जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी ले सके? क्या नालायकों की भरमार है जम्मू कश्मीर में? क्या जम्मू कश्मीर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ हो कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे रन करना है, वहां का कामकाज कैसे करना है? क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार जेएनके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आईएएस ऑफिसर हेड कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य के सचिव थे भारद्वाज, उन्होंने इसे हेड किया। उसके बाद राजकुमार गोयल आए जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और अब ये कार्यभार जो है पूर्व हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के सचिव और इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सचिव के हवाले कर दिया गया है। यानी अब धीरज गुप्ता जो है जेएनके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नए एक्टिंग चेयरपर्सन है। सवाल यह है कि इन इंस्टीट्यूशंस में पहले भी लोग अपॉइंट होते हुए रहे, इन इंस्टीट्यूशंस में पहले भी लोगों को अपॉइंट किया जाता रहा, लेकिन अब अचानक क्या हुआ है कि अचानक अकाल पड़ गया है जम्मू कश्मीर में। 2 साल से ज्यादा का वक्त होने लगा है और इस इंस्टीट्यूशन को हेड करने के लिए काबिल आदमी नहीं मिल रहा। बीजेपी के आइडियोलॉग्स आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या इन आइडियोलॉगों के पास 4 लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन 4 लोगों में से किसी एक को कहें कि जनाब आप इस पोजीशन पर बैठे? मैं बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर सत्ताधारी दल तय करता था कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जिम्मेदार कौन बनेगा। कभी भी अपोजिशन से नहीं पूछा गया, विपक्ष से नहीं पूछा गया, आप बताइए अगर आपके पास कोई काबिल आदमी है उसको लाकर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इंचार्ज बनाया जाए, हेड बनाया जाए। लेकिन यह अजीब सूरत हाल है और इससे बीजेपी की इंटेलेक्चुअल वर्थ का भी पता चलता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी की यानी इतनी इंटेलेक्चुअल वर्थ भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है कि एक आदमी पूरे जम्मू कश्मीर में से नहीं मिल रहा बीजेपी को सरकार को बताने के लिए कि यह काबिल आदमी, इस काबिल आदमी को जिम्मेदारी दीजिए बोपी की। या इन इंस्टीट्यूशंस को लेकर बीजेपी गंभीर ही नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना, यूट्यूब के ऊपर वीडियो का वायरल होना, यही राजनीति है, यही सब कुछ है, इसी से काम चलेगा। इंस्टीट्यूशंस को लेकर जब तक राजनीतिक दल सीरियस ना हो, इंस्टीट्यूशंस को लेकर जब तक बुद्धिजीवी सीरियस ना हो, तब तक बात नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने बन टोल प्लाजा को लेकर हर एजिटेशन के आखिर में यह सुनने को मिलता है फलाना जयचंद, फलाना मीर जाफर जयचंद, इस तरह की बातें जो हैं ये अक्सर जम्मू में सुनने को मिलती। हर एजिटेशन के बाद इस तरह की कहानी जो है पब्लिक में आती है। सवाल यह है कि कब उन चीजों के लिए लड़ना जम्मू शुरू करेगा जो चीजें इंस्टीट्यूशन हैं, जो चीजें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम करती हैं। कब इंस्टीट्यूशंस को लेकर गंभीरता आएगी जम्मू के इंटेलेक्चुअल समाज में? कब यह समझ में आएगा कि टोल प्लाजा के मुद्दे को कानूनी तौर पर लड़ा जा सकता है? टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर आप दिल्ली जाकर आप रोड मंत्री से मिल सकते हैं और इनसे गुजारिश कर सकते हैं कि जनाब आप टोल वेव ऑफ कीजिए, ये करिए, वो करिए। इसके लिए मरने कटने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए जान देने की कोई जरूरत नहीं है। टोल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके होने या ना होने से इंसान के जीवन में कोई बड़ा अंतर आता हो या बड़ा बदलाव आता हो। हम तो क्या जम्मू संभाग में बिजली की फीस नहीं लोग देते? क्या जम्मू संभाग में लोग टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते? इतनी सारी चीजें तो हम पे करते हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स की बारी है, वो भी पे करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इंस्टीट्यूशंस को लेकर गंभीरता कब आएगी कि जी ये इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में कम से कम कोई आदमी तो, एक काबिल आदमी तो सामने आए जिस काबिल आदमी को बोपी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। और शायद कईयों को यह मालूम ही नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में जो सर्क है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिस कमीशन की जिम्मेदारी लद्दाख भी है, एलडी झा उसके चेयरमैन है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन को जम्मू संभाग का कोई इंपॉर्टेंट आदमी हेड कर रहा है? एक इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहां पर आपको जम्मू संभाग का कोई व्यक्ति नजर आता है। बाकी किसी इंस्टीट्यूशन में आपको कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? क्या अचानक सूखा पड़ गया है जम्मू में? क्या अचानक अकाल पड़ गया है जम्मू में?
या जम्मू के ही इंटेलेक्चुअल क्लास को अपने ही इंटेलेक्चुअल साथियों के ऊपर, एकेडमिशियनों के ऊपर, अपने काबिल लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। यह बड़ी हैरानगी वाली बात है कि एक आदमी जिसे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जिम्मेदार बनाया जाए, जम्मू में नहीं है। एक आदमी से सर्क का चेयरमैन बनाया जाए, जम्मू में नहीं है। एक आदमी जिसे किसी दूसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बिठाया जाए, जम्मू में नहीं है। उसका कारण क्या है? इस पर मंथन करने की जरूरत है। जब एक टोल प्लाजा को हटाने के लिए बड़ी बड़ी बैठकें, लंबी लंबी बैठकें हो सकती हैं, टोल प्लाजा को लेकर मरने जीने की बातें हो सकती हैं, तो जो प्रैक्टिकल मुद्दे हैं जम्मू के, जो मुद्दे आम जम्मू की जनता के मुद्दे हैं, उन पर कब जम्मू का समाज सोचना विचारना शुरू करेगा? कब हम कश्मीर से बाहर निकलेंगे? और मैं इसको कहता हूं कई बार, कश्मीरियोलॉजी हमको हुई है कि जनाब कश्मीर को यह मिल गया, हमको यह नहीं मिला, कश्मीर को वो मिल गया, हमको यह नहीं मिला, कश्मीर ने यह ले लिया, हमको यह नहीं मिला। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जिस समय में मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल कैपिटल कश्मीर से जम्मू आ गया है, तो बहुत सारे लोगों को अचरज लगा था, अजीब सा लगा। क्या है पॉलिटिकल कैपिटल? क्या मतलब? उसका मतलब यह था राजनीति का सेंटर अब जम्मू है। उसकी अंडरस्टैंडिंग कश्मीर घाटी के नेताओं को हो गई, इसीलिए वो कचौनी चौक में आए तिरंगा लेकर और एक कैंडल लाइट मार्च का हिस्सा बने, जो कुछ युवाओं ने निकाला था। वो अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हो गया है। लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल के शिफ्ट के बाद जो इंटेलेक्चुअल शिफ्ट होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो रहा? जन जागरण अभियान बाकी सभी चीजों के लिए है, लेकिन जन जागरण अभियान के जरिए लोगों को इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, उन्हें इस इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को लेकर जागरूक करना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं बड़ी बार कहता हूं कि जम्मू में कोई भी इंस्टीट्यूशन बने या कोई भी इंस्टीट्यूशन ना बने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को ना तो हेड करना है, ना मुझे किसी इंस्टीट्यूशन को हेड करने का कोई शौक है, और ना ही मुझे कोई राजनीति करनी है, ना मुझे कोई म्युनिसिपैलिटी का, ना मुझे कोई किसी असेंबली का चुनाव लड़ना है। इनमें से कोई भी शौक मुझे नहीं है, और अगर शौक होता तो शायद मैं इस समय जम्मू में होता। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि मैं जब आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं दिल की बात आप सब लोगों को कह रहा हूं। और इसमें सज्जाद हुसैन कह रहे हैं सेलिब्रेट, ये सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। इसमें राजौरी पुंछ का इलाका भी है, इसमें डोडा, किश्तवाड़, बदरवा, रामबन, रियासी, ये इलाके भी इसमें आते हैं। जब मैं इंटेलेक्चुअल वर्थ की बात करता हूं तो इंटेलेक्चुअल वर्थ का मतलब हो गया तमाम इलाके के लोग। तो इसका मतलब यह है कि डोडा में भी कोई इतना काबिल आदमी नहीं है इसको बोपी का चेयरमैन बनाया जा सके, बदरवा में भी कोई काबिल आदमी नहीं है। और अगर कश्मीर का कोई आदमी ये सोच रहा है कि सेलिब्रेट लिख रहा है, तो उस अहमक से मैं ये कहना चाहूंगा कि जनाब आपकी पूरी वादी में भी कोई इतना काबिल आदमी, कोई इतना लायक आदमी नहीं मिला जिसे बोपी का चेयरमैन बनाया जा सके। तो इसलिए देयर इज नो कॉज टू सेलिब्रेट फॉर एनीवन। जहां तक 5 अगस्त 2019 का ताल्लुक था, वो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो 5 अगस्त 2029 को भी हो सकता था, 2039 को भी होना था। ये जम्मू कश्मीर के सभी नेता जानते हैं, कश्मीर घाटी के सभी पॉलिटिशियंस जानते हैं कि आर्टिकल 370 को आज नहीं तो कल एब्रोगेट होना ही था, यह तय था। ये कश्मीर घाटी के पॉलिटिशियंस भी जानते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर्टिकल 370 को कमजोर किसने किया? जरा सवाल तो पूछिए अपने नेताओं से। तो इसलिए there is no cause to celebrate. 5 अगस्त 2019 is a reality. Article 370 is gone. लेकिन उसके बाद मतलब यह है कि जिंदगी फिर चलनी है, और जो लड़ाइयां अलग अलग लेवल्स पर लड़ने की जरूरत है, उन लड़ाइयों को लड़ते रहना है। और जब मैं इंटेलेक्चुअल वर्थ की बात करता हूं तो मैं दोनों संभागों की इंटेलेक्चुअल वर्थ की बात कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की बात करता हूं। इतना ज्यादा अविश्वास कि आज सूरत हाल यह है कि बोपी का चेयरमैन जो है वो ना जम्मू संभाग में कोई, ना कश्मीर संभाग में कोई। मुझे लगता है आने वाले कल में शायद मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल तक नहीं मिलेंगे जम्मू और कश्मीर संभाग में। तब सोचिएगा, तब आप लोग क्या करेंगे जब स्किम्स का आपका प्रिंसिपल जो है, या स्किम्स का जो आपका डायरेक्टर है, वो दिल्ली से आएगा या कहीं और से आएगा। तब उस समय आप क्या करेंगे? दिल्ली, बॉम्बे या देश के किसी भी कोने से कोई काबिल आदमी आए, जम्मू कश्मीर के किसी इंस्टीट्यूशन को हेड करे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस में
पॉसिबिलिटी ये है कि आप जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग से काबिल आदमी को जिम्मेदार बनाकर बिठा सकते हैं। अगर उन इंस्टीट्यूशंस में भी जम्मू और कश्मीर संभाग के लोग नहीं बैठ सकते तो फिर आप कहां बैठेंगे, ये आपको सोचना है, ये मुझे सोचना नहीं है, क्योंकि मैंने सीवी अपना किसी को देना नहीं है और ना मैंने अपना सीवी देकर किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। वो मेरे लिए दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू, दैट आई हैव नेवर डन। तो इसलिए मैं हैरान हो गया जब मैंने कल देखा कि दोबारा से धीरज गुप्ता को कहा गया है कि अब आप जो हैं बोपी के जिम्मेदार रहेंगे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर के हैं वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनको भूल जाइए आप, वो कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष है, उसे डर है कि हमने जो किया है पीछे कहीं सामने ना आ जाए, हमारे लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। जो पार्टी सत्ता में है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी, उसमें काबिल और लायक लोगों की कमी नहीं है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी रह चुके हैं डॉक्टर निर्मल सिंह। कितने उनके साथी हैं जिनको वो बड़े क्लोजली जानते हैं, करीब से जानते हैं, जो बड़े काबिल और बड़े लायक हैं। इसी तरीके से बीजेपी में कई नेता हैं जो अच्छे लेखक हैं, राइटर हैं, प्रवक्ता हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेहतरीन वकीलों में गिने जाते हैं, प्रवक्ता हैं जो बेहतरीन डिफेंस एनालिस्ट हैं। लेकिन एक नाम प्रपोज करने में इतनी परेशानी, एक नाम सरकार को देने में इतनी दिक्कत। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का हाल देखिए, मेंबर नहीं मिल रहे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। वजह क्या है? कोई तो वजह होगी, कुछ तो कल्टीवेट किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में। तो जो कल्टीवेट किया, वो कल्टीवेटेड क्रॉप कहां पर है? वो कल्टीवेटेड क्रॉप कहां गई है? उस कल्टीवेटेड क्रॉप में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग तो इस वक्त हैरान इस बात पर हैं कि जनाब, सत्ता में आए हुए बीजेपी को लगभग अब 9 साल होने लगे हैं और 10वां साल शुरू हो चुका है, लेकिन हम लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हम लोगों को तो अभी तक किसी ने नहीं कहा जनाब आप भी काबिल आदमी हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लग सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड लग सकते हैं। मैं इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, जानता हूं कि जब किसी इंस्टीट्यूशन में किसी हेड की जरूरत हुआ करती थी तो पॉलिटिकल पार्टीज कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, काबिलियत, इसको दरकिनार करके अपने फेवरेट आदमी को वहां पर कुर्सी पर बिठाया करती थी। ये एक फैक्ट है। आपको कन्विंस करना पड़ता था जीएडी को, आपको कन्विंस करना पड़ता था मुख्यमंत्री को, उसके बाद जाकर आपको कुर्सी मिलती थी कि लीजिए भाई साहब ये कुर्सी आपके लिए, आप इस पर बैठ सकते हैं। उससे पहले आपको इजाजत नहीं थी उस कुर्सी पर बैठने की। तो इसका मतलब यह है कि अगर पीछे प्रेसिडेंस यही है कि सियासी जमातें तय करती आई हैं तो आज प्रेसिडेंस बदलेगा, ऐसा तो नहीं होता। गवर्नमेंट अकोमोडेशंस को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट के सामने एक लिस्ट भी गई है, पर हकीकत तो यह भी है ना इन गवर्नमेंट अकोमोडेशंस को लेकर कि जो बरसर इक्तदार जो कुर्सी पर बैठा रहता था उसके लोग तो एमएलए हॉस्टल में भी और सरकारी क्वार्टरों में भी और सरकारी बंगलों में भी उन्हीं के लोग हुआ करते थे। जब तक वो सत्ता में है, जीता हुआ भी बंगले में, हारा हुआ भी बंगले में, और वो सत्ता से बाहर गए नहीं, बंगले खाली करवा, सरकार रातों रात खाली करवाती थी। तो ये हमारा पास्ट प्रेसिडेंस रहा है। इसी प्रेसिडेंस को ध्यान में रखते हुए सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में एक भी काबिल आदमी नहीं है जिस काबिल आदमी को इस इंस्टीट्यूशन का जिम्मेदार बनाया जा सके? कोई मोहित ठाकुर लिखते हैं कि बीजेपी डोंट हैव लीडर्स, दे आर विजनलेस पर्सन। तो विजन किनके पास है? विजन वाले ही बता दीजिए ना, कोई 2-4 विजन वाले पता चल जाए, भाई इनका विजन है, उन्हीं के विजन की बात की जाए। यहां तो एक समूह था पॉलिटिकल पार्टीज का जिनका विजन सिर्फ और सिर्फ यह होता था कि सिविल सचिवालय जाना है, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलनी चाहिए, एस्कॉर्ट होना चाहिए और एमएलए का इलेक्शन जीतना है, बात खत्म, इसके आगे की कोई कहानी नहीं है। आपने कहा अहमक बोलना शोभा नहीं देता, आप प्राउड करते हो अपनी परवरिश पर। देखें, जहां तक भाई सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस बात पर बड़ी फिक्रमंदी, बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना शुरू करिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई एक फोरम तो ऐसा हो जिस फोरम पर जब बात हो तो बात इंटेलेक्चुअल्स की हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो
और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में गुस्सा, नाराजगी और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान कि इसने ये बात कह दी तो अब ये फलां पार्टी का आदमी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाद विवाद सब जगह होता है और जहां पर आपको लगता है कि कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री नहीं करता, डिसएग्रीमेंट करता है, उस डिसएग्रीमेंट को भी आपने एक्सेप्ट करना है। तो मेरा कहने का साफ तौर पर यह मतलब है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दोबारा से धीरज गुप्ता को चार्ज दिया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप फिलहाल इसका कामकाज देखेंगे। ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के एकेडमिशियंस को, इंटेलेक्चुअल्स को और ऑफिसर्स को बैठकर सोचना है कि क्या वाकई वो इनकैपेबल हैं, कि क्या वाकई वो इस काबिल नहीं है कि इन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी उनको दी जाए। क्या इससे पहले इन इंस्टीट्यूशंस को इन जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स ने नहीं चलाया? क्या इससे पहले इन इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिवली यहां के जिम्मेदारों ने नहीं चलाया? बड़े काबिलियत के साथ और बड़ी लायकी के साथ चलाया। बहुत सारे सिस्टम्स जो इस समय खड़े हैं, उन सिस्टम्स के लिए यहां के जम्मू कश्मीर के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। देखना भी यह होगा कि सरकार इस मामले में फैसला क्या लेगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर के एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और इनका समूह और इनके साथ जुड़े हुए लोग और इनके साथ जुड़ा हुआ इंटेलिजेंसिया और इनके साथ जुड़े हुए एकेडमिशियंस इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं।